जूनियर शिक्षक भर्ती में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि आप सभी लोगों को दोस्तों हर सब्जेक्ट की दोस्तों यहाँ पर मास्टर वीडियो मिलने वाली है। एक वीडियो में दोस्तों पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और इस सेशन या इस सीरीज में दोस्तों आपको भूगोल का यहाँ पर A to Z दोस्तों सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं आपके एकदम बेसिक से हाई लेवल तक दोस्तों हर प्रकार से जाएंगे। इसके दोस्तों एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज अलग आएगा, यहाँ पर केवल टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जाम के क्राइटेरिया, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरी तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। आपका सिलेबस हो दोस्तों, और ये आपके डीप क्वेश्चन जहां तक बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन क्लासेस आपको यूट्यूब पर केवल और केवल हमारे चैनल पर ही मिलने वाली है, क्योंकि शिक्षक भर्ती संबंधित ऐसा वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप स्वयं जांच लीजिए, उसके बाद आप प्रयोग करिए दोस्तों। अब यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों बात करते हैं तो पूछा जाता है आपका एग्जाम में, तो दोस्तों इरेटा स्थनीज है। देखिए दोस्तों इरेटा स्थनीज को आपको याद रखना है। यहाँ पर दो प्रकार से पूछ लिया जाता है दोस्तों, भूगोल का जनक और भूगोल का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर इरेटा स्थनीज ने किया था। जियो प्लस ग्राफस दोस्तों दो शब्दों से मिलकर हमारा जियोग्राफी बना हुआ है, जिसका अर्थ है जियो का अर्थ है पृथ्वी दोस्तों, और ग्राफस का अर्थ है दोस्तों आपका वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। देखिए भूगोल का जनक हिकेटियस हैं दोस्तों, लेकिन वर्तमान भूगोल के जनक दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक दोस्तों इरेटा स्थनीज को कहा जाता है। तो इरेटा स्थनीज दोस्तों दो रूप में आपको जाने जाते हैं, एक व्यवस्थित भूगोल के जनक दोस्तों, और यहाँ पर आपका भूगोल शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था सर्वप्रथम दोस्तों। तो ये दो चीज में इरेटा स्थनीज और वास्तविक भूगोल के जनक यहाँ पर अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, भूगोल के जनक हिकेटियस हैं दोस्तों। इन थोड़ा सा वर्डों को आप ध्यान देंगे तो दोस्तों आपका आंसर ऑलरेडी आपका कंफर्म हो जाएगा और आप गलती नहीं करेंगे, आशा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा पेन की साइज को कम कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ब्रह्मांड की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड दोस्तों सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर एक महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड जैसा कि आपको पता है कि इसका ना ओर है ना छोर है दोस्तों, इसका अंत अभी तक किसी को नहीं पता चला है, क्योंकि ब्रह्मांड के एरिया को कोई नाप नहीं सकता है दोस्तों। हम तो जिस एक छोटे से स्थान पर रहते हैं दोस्तों, वह एक हमारी पृथ्वी है, वह एकदम सूक्ष्म मान सकते हैं हम अपने आप को। वैसे तो यह एकदम विशाल दिखाई देता है हमको, हम पृथ्वी पर ही अभी तक नहीं घूम पाए हैं पूरी तरीके से दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मांड भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बिग है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको दोस्तों सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनमें से आपका इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि महाविस्फोटक सिद्धांत दोस्तों। यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के नाम से आपने सुना होगा दोस्तों, इसके डीप में आपका नहीं आएगा, डीप में दोस्तों नहीं आएगा, जहाँ से डीप में आएगा वहीं से हम आपको बताएंगे। फर्जी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग से आपका दोस्तों स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर विस्तार तो बहुत सी चीज़ों में है। पढ़ाई के लिए दोस्तों अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ेंगे और खत्म नहीं होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि महाविस्फोटक सिद्धांत दोस्तों बिग बैंग थ्योरी दोस्तों एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है। इसका नाम आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आप थोड़ा सा सुने रहिए तो आपको शायद माइंड में क्लिक हो जाएगा। अगर प्रश्न कठिन बनाते हैं तब दोस्तों। अब यहाँ पर साम्यावस्था दोस्तों या सतत सृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना की दोस्तों बात करते हैं, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी ने यहाँ पर दिया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोलन का सिद्धांत दोस्तों, यहाँ पर इसी से संबंधित आता है दोस्तों आपका, यहाँ पर डॉक्टर एलन संडीजा हैं दोस्तों। स्पीति सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर अलेन गुथ के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह चार सिद्धांत है दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। इन चारों सिद्धांतों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक नाम अलग से दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि यह सिद्धांत है या नहीं है, तो वहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। स्फीति, दोलन, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था इसके कहते हैं दोस्तों। महाविस्फोटक सिद्धांत, इन सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नासा द्वारा दोस्तों 30 जून 2001 ईस्वी को दोस्तों डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में दोस्तों बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की गई थी। इस मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। यहाँ मैप का आपका फुल फॉर्म अगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, माइक्रोवेव
एंटिस्ट्रॉफी प्रोब दोस्तों शुभारंभ किया गया था। मैप एक खोजी उपग्रह है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि की गई थी। यहाँ पर 11 फरवरी 2013 को आधार पर दोस्तों नासा ने ब्रह्मांड की आयु लगभग बताई है 13.7 अरब वर्ष। यह एक अनुमान है दोस्तों, यह कंफर्मेशन डेट नहीं है, इसका आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको एक आइडिया आपको होना चाहिए कम से कम 13.7 अरब, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। डेविड विलिंगसन के सितंबर 2002 में निधन के पश्चात दोस्तों उनके सामने में मैप जो सम्मान में मैप उपग्रह का नाम ही रख दिया गया दोस्तों। 11 फरवरी 2003 को दोस्तों डब्ल्यू मैप रखा गया। डब्ल्यू जैसे आपको पता है विलिंगसन था तो इसलिए डब्ल्यू, और उसके बाद मैप उनका उपग्रह था इसलिए वहाँ पर डब्ल्यू मैप रख दिया गया दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सी नोट डाउन करके यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिंग्स ने दोस्तों 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु दोस्तों गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था दोस्तों, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है दोस्तों। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ब्रह्मांड का व्यास आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 10⁸ प्रकाश वर्ष दोस्तों कंप्लीट है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, तो आपको कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर डट कर देखना है, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार में देखना है दोस्तों। वैसे तो आपको यहाँ पर इसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। फ्री है, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे आपको वीडियो हो चाहे आपका यहाँ पर नोट्स हो दोस्तों। मंदाकिनी की बात करते हैं दोस्तों, तारों का एक ऐसा समूह है दोस्तों जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा दोस्तों निर्माण प्रक्रिया के शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी है दोस्तों। जिस मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं दोस्तों उसे हम लोग दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों। अभी तक जो ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप जो मंदाकिनी में रहते हैं आकाशगंगा में हुआ उसका आकार किस प्रकार है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो सर्पिला आकार है दोस्तों, या सर्प के आकार की है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो यहाँ पर दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे के नाम से जानते हैं उसे, और यह उसका आकार दोस्तों किस प्रकार से है, सर्पिलाकार। और दोस्तों यहाँ 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है दोस्तों, तो देवयानी है। यहाँ पर देवयानी आपकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है दोस्तों। और नवीनतम सबसे नई मंदाकिनी कौन सी है ज्ञात हुई है दोस्तों, ड्वार्फ मंदाकिनी। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कौन से प्रश्न हैं और कहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों। निहारिका की दोस्तों बात करते हैं। निहारिका एक ब्रह्मांडी नर्सरी है दोस्तों, एक प्रकार से जैसे नर्सरी में आप जाते हैं पेड़ पौधे लेने दोस्तों, तो वह निहारिका एक प्रकार से नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। यहाँ पर तारे जन्म होते हैं। निहारिका में दोस्तों धूल गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म दोस्तों निहारिका में होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जन्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दोस्तों किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से हुई है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है निहारिका में ही ऐसा चीज़ें हुई होंगी और वहीं से स्टार्टिंग हुई होगी दोस्तों। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर टॉपिक को पूरी डीप और ब्रीफ दोस्तों। अब यहाँ पर कंफ्यूजन की कमी आपको नहीं रहेगी। जो आप पहले डरते थे और यहाँ पर भूगोल से जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे दोस्तों वो आपको समझ में नहीं आते थे, और आप जब क्वेश्चन आंसर लगाते रहे होंगे तो आप देखते रहे होंगे कि वहाँ पर आपको समझ नहीं आया कि प्रश्न कहाँ से बन गया, आखिर प्रश्न आया कहाँ से, और इसका कुछ समझ में जब नहीं आता तो वो रटना पड़ जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ेंगे और यहाँ पर एकदम आप एक बार केवल देख लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर सौरमंडल की बात करते हैं दोस्तों। सौरमंडल की बात करते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों दोस्तों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्लेनेमस की। प्लेनेमस दोस्तों सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है, प्लेनेमस है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। सूर्य की बात करते हैं दोस्तों। सूर्य दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दुग्ध मेखला दोस्तों के चक्कर लगा रहा है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका सूर्य चक्कर लगा रहा है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चक्कर लगाता है दोस्तों। सूर्य का परिक्रमण काल दोस्तों आपसे पूछा जाता है दोस्तों 25 करोड़ वर्ष है दोस्तों। ये ऐसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पश्चिम से पूर्व नहीं घूमता दोस्तों, या पूरब से पश्चिम घूमता है, ये आपको पता होना चाहिए।
पश्चिम से पूरब नहीं घूमता। जिस प्रकार से जो आपकी पृथ्वी घूमती है या अन्य ग्रह घूमते हैं उस तरीके से नहीं घूमता, या अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है दोस्तों। जिस प्रकार से आपका जो है शुक्र और दोस्तों यहाँ पर अरुण घूमता है उस दिशा में यह घूमता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सन की बात करते हैं दोस्तों, सूर्य में क्या क्या चीज़ें निहित हैं, तो दोस्तों 71% हाइड्रोजन, हीलियम 26.5% और अन्य गैसों की बात करते हैं दोस्तों तो 2.5% दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन और हीलियम, यही आपको पता होना चाहिए, यहीं से एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। केंद्रीय भाग का तापमान दोस्तों 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। बाहरी भाग का तापमान दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सारा चीज़ एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आंसर वहाँ पे को एग्जैक्ट यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। सूर्य के केंद्र में दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है, जैसा कि आपको पता है, और बाहरी एरियाज में दोस्तों नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों। इसीलिए सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ पर विखंडन संलयन हो रहा है तो दोस्तों संलयन से जो ऊर्जा निकल रही है हमेशा बनती रहेगी, इसी प्रकार से प्रक्रियाएं होती रहेंगी। तो यहाँ पर कहाँ पर ये इसका अंत कहाँ हो सकता है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। लेकिन एक अंतिम यहाँ पर डेट निर्धारित की गई है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा लंबे समय में है, उसको आपको ध्यान नहीं देना, वो सब चीज़ें आपकी अवॉइड करना है, फालतू की चीज़ें पढ़नी नहीं है दोस्तों। सूर्य की दीप्तिमान सतह की बात करते हैं दोस्तों, उसे क्या नाम से पुकारते हैं, तो दोस्तों उसे फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सूर्य का जो दोस्तों वायुमंडल होता है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, उसे हम लोग क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण में दोस्तों दिखाई देने वाले भाग दोस्तों जो आपका सूर्य किरीट होता है उसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं दोस्तों। सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। यह एक्सरे उत्सर्जित करता है दोस्तों। या हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य का मुकुट भी इसे कहा जाता है, जो यहाँ पर कोरोना होता है, जिसे सूर्य किरीट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है, सूर्य से निकलने वाला दोस्तों 1/2 अरबवा भाग दोस्तों यहाँ पर, यानी जो 23 अरब शक्ति के बराबर होता है, या 2 कैलोरी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, 2 कैलोरी प्लस सेंचुरीज के प्रति मीटर के स्क्वायर के पृथ्वी पर रिसीव होता है, इसे हम लोग सोलर स्थिरांक कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें पृथ्वी पर जो समय पहुँचने में लगा समय दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है दोस्तों। यह आपको एग्जैक्ट टाइम है, आपको याद रखना है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। वैसे भी आपको पता है दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया स्थित है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, और यहाँ पर बोरियलिस आपको थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा जुड़ कर याद रख लेना है, क्योंकि एक तरफ अगर ऑस्ट्रेलिस कहेंगे तो दूसरी तरफ दूसरा नाम जरूर ही होगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग दोस्तों। प्रारंभ में पृथ्वी को केंद्र में माना था, किसने माना था, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। केंद्र में पहले किसने माना था दोस्तों? टालमी ने 140 ईसा पूर्व दोस्तों भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था, यानी भूमि को केंद्र में माना था, यानी पृथ्वी को केंद्र में माना था। लेकिन दोस्तों कापरनिकस ने दोस्तों सूर्य को केंद्र में माना है। केपलर ने दोस्तों ग्रहों की गति दी है, और कापरनिकस ने दोस्तों सूर्य को केंद्र में माना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कापरनिकस केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति दी है, कापरनिकस ने दोस्तों सूर्य को केंद्र में माना है। सूर्य का व्यास की बात करते हैं दोस्तों तो 110 गुना पृथ्वी के व्यास के बराबर है दोस्तों। सूर्य हमारी पृथ्वी का दोस्तों लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य रात्रि सूर्य की बात करते हैं दोस्तों तो ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको अगर पता होगा दोस्तों तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 ने दोस्तों सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 भागों में डिवाइड किया था, और यहाँ पर ग्रहों की और दोस्तों क्षुद्र ग्रहों बात करते हैं, और जो अन्य पिंड हैं दोस्तों उनकी यहाँ पर परिभाषा भी दी थी, यानी कौन कौन से पिंड दोस्तों उस श्रेणी में आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, इनको भी इन्होंने यहाँ पर बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर पहली श्रेणी बांटी इन्होंने परंपरागत ग्रह। ये परंपरागत ग्रह दोस्तों कौन कौन से थे? तो दोस्तों आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण दोस्तों। इसमें यम को दोस्तों हटा दिया गया, यम को बौने ग्रहों की श्रेणी में लाया गया। कब लाया गया? 2006 में लाया गया। यही प्रश्न पूछा जाता है, किसके द्वारा हटाया गया? तो IAU अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा यह हटा दिया गया दोस्तों।
अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बौनेग्रह, चेरान, आपका प्लेटो, सेरस, 2003 UV 313, इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाता है ये क्या हैं। चेरान आ जाएगा क्या है, तो दोस्तों बौनेग्रह हैं या लघु सौर मंडलीय पिंड है या क्षुद्रग्रह है, ये सब प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लघु सौर मंडलीय पिंड दोस्तों तीसरी श्रेणी में रखे गए। इसमें धूमकेतु आपके आए, उपग्रह की श्रेणी में जो उपग्रह थे वह आए, और अन्य खगोलीय पिंड जो आपके क्षुद्रग्रह या छोटे छोटे पिंड थे वह इन सब श्रेणियों में आपके आ गए दोस्तों। अब दोस्तों ग्रह किसे कहते हैं, यहाँ पर परिभाषा के रूप में आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझे रहेंगे तो आपको प्रश्न गलत नहीं होने पाएंगे दोस्तों। देखिए, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वह कहलाते हैं ग्रह दोस्तों। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए दोस्तों, जो वह गोल स्वरूप प्राप्त करे। लगभग पिंड गोल स्वरूप हो, पूरी तरीके से गोल ना हो लेकिन गोल स्वरूप तो जरूर होने चाहिए। उनके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो, और वह दूसरे की जो है डायरेक्शन को काटे नहीं, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ग्रहों की संख्या पहले 9 थी दोस्तों, अब 8 कर दी गई है, जैसा कि आपको पता है। ये हमको हटा दिया गया है। पार्थिव दोस्तों आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पर इनर प्लैनेट की बात करते हैं दोस्तों, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करते हैं। तो दोस्तों 4 आपके इनर हैं, 4 दोस्तों आपके आउटर प्लैनेट में आते हैं दोस्तों। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल दोस्तों। और यहाँ पर आउटर प्लैनेट यानी जोवियन प्लैनेट की बात करते हैं दोस्तों, वायु ग्रह या बृहस्पति ग्रह के नाम से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण दोस्तों। ये मंगल और शनि और बृहस्पति के मध्य दोस्तों क्षुद्र ग्रह या छोटे छोटे ग्रह उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें हम इनर और आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आकार के अनुसार दोस्तों आपको ग्रहों का क्रम आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ा आपका यहाँ पर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है दोस्तों, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है दोस्तों। अब यहाँ पर घनत्व के अनुसार प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा घनत्व का आपका क्रम नहीं याद रखना है। शनि सबसे आपका यहाँ पर घनत्व में दोस्तों यहाँ पर बढ़ते क्रम में दोस्तों, तो शनि आपका कम है, और यहाँ पर शुक्र दोस्तों बड़ा है, यहाँ पर घनत्व में ज़्यादा घनत्व है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको, और ज़्यादा इसमें बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सन है, सन के इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट हैं दोस्तों। यहाँ पर बीच में जो क्षुद्र ग्रह हैं दोस्तों, तो उनको भी आपको यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको माइंड में एकदम टक से फिट हो जाए, आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो दोस्तों। फिगर वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर याद हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सामान्य पढ़ा हुआ चीज़ें आपको भूल जाना होता है, लेकिन फिगर से पढ़े हुए चीज़ आप हमेशा और लंबे समय तक याद रख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप मूवी को देखते हैं और उसकी स्टोरी आप मुँह ज़बानी याद रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं दोस्तों। दूरी में दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों आपको इसे याद रखना होगा ज़रूर, क्योंकि यही प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में आप इंग्लिश के शॉर्टकट दोस्तों इसे याद कर सकते हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, आप जैसे भी आप ट्रिक लगा के याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है बस इसे। द्रव्यमान के अनुसार दोस्तों बात करते हैं, बढ़ते क्रम की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर द्रव्यमान में भी आपको यहाँ पर केवल स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखना है दोस्तों। सबसे कम द्रव्यमान दोस्तों बुध का होता है, सबसे भारी ग्रह दोस्तों आपको बृहस्पति होता है। देखिए, सबसे कम यहाँ पर दिन दोस्तों, छोटा दिन दोस्तों मतलब बात करते हैं तो बृहस्पति में होता है, ये भी पता होगा। सबसे यहाँ पर बड़ा दिन की बात करते हैं दोस्तों, किस पे होता है आपको कमेंट करना है दोस्तों। परिक्रमण की बात करते हैं दोस्तों, परिक्रमण और परिभ्रमण, यहीं से आपको कन्फर्म हो जाएगा। परिक्रमण की बात करते हैं दोस्तों, तो जो जितना दूर होगा उतना समय लगेगा परिक्रमण करने में, परिक्रमा करने में दोस्तों। परिक्रमा का मतलब है जो सूर्य को चारों ओर से यहाँ पर घूमता है, यानी उसमें वर्ष कितने होते हैं जैसे कि कहा गया है। तो दोस्तों जैसे मरकरी सबसे नज़दीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे यहाँ पर कम वर्ष होंगे, यानी घूमने में कम समय लगेगा, यानी छोटा वर्ष होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे दोस्तों यहाँ पर जितना दूर है दोस्तों नेपच्यून है, नेपच्यून सबसे दूर है, तो नेपच्यून यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका जो है वर्ष ज़्यादा होगा, अधिकतम होगा वर्ष। तो यहाँ पर केवल अगर आप इसको याद रखे रहे होंगे, डिस्टेंस याद रखे रहे होंगे, वरुण बदल दोस्तों, तो यह हो जाएगा कि यहाँ पर बुध सबसे नज़दीक है तो बुध सबसे कम समय लेगा, 88 यहाँ पर दिन ही लेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर परिभ्रमण दोस्तों, अपने स्थान पर कौन कितना तेज घूमता है, यानी दिन और रात की बात हो रही है। तो दोस्तों बृहस्पति सबसे छोटा दिन होता है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, तो यहाँ पर बृहस्पति सबसे तेज घूमता होगा।
और यहाँ पर शुक्र दोस्तों सबसे स्लो घूमता है। शुक्र में दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यार दोस्तों अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों के क्रम को बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं। तो दोस्तों इससे भी हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं याद रखना है, केवल स्टार्टिंग और एंडिंग याद रखना है। सबसे कम झुकाव दोस्तों शुक्र का है, सबसे ज़्यादा झुकाव अरुण का है, इसे लेटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र और अरुण की बात करते हैं दोस्तों, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम में, जैसे कि मैंने बताया, और सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ये आपका डायरेक्शन भी याद रखना है। केवल 2 ही ग्रह हैं, इसे आप याद रख लीजिए। शुक्र और अरुण दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं और सारे ग्रह दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप बात करते हैं सौर मंडल के पहले ग्रह की दोस्तों, बुध की। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है दोस्तों बुध दोस्तों। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई दे देता है। और दोस्तों इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। विशिष्ट गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। सबसे छोटा व हल्का ग्रह है दोस्तों यह। और परिक्रमण की बात करते हैं तो सभी ग्रह में सबसे तेज भी है दोस्तों यह ग्रह। तापांतर की श्रेणी में देखते हो दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों तापांतर इसमें सबसे ज़्यादा है। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ पर तापांतर सबसे ज़्यादा है, यानी यह गर्म 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और सबसे ठंडा की बात करते हैं तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड से 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं दोस्तों, शुक्र की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है, चाहे आपका जो भी हो दोस्तों, आप डेफिनेटली देखेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर करना आवश्यक ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके जैसे इस कोरोना महाकाल में दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अब कोचिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए यहाँ पर एक तरीके से हेल्प ही कह सकते हैं हम लोग, या हमारी तरफ से एक प्रकार से एक छोटा सा योगदान है जो आप सभी लोगों को अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हम कर रहे हैं दोस्तों। हमारा प्रयास है कि आप सभी लोग सक्सेस हों, एक नौकरी आप इस कोरोना के काल में आप ज़रूर प्राप्त करें। और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हमारा जिद ही है दोस्तों एक तरीके से। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, मोटिवेट करें, हमें भी मोटिवेट करें, जिससे हम आगे आपको इसी तरीके से क्लास प्रोवाइड करते रहें दोस्तों।